आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे जो है मतलब असेंबली चुनाव जो हो रहे हैं 4 राज्यों में, 1 केंद्र शासित प्रदेशों में, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी में जो है वोटिंग हो चुकी है और वेस्ट बंगाल में भी फ़ेज़ 1 का जो है वोटिंग हो चुकी है और फ़ेज़ 2 29 अप्रैल को जो है वेस्ट बंगाल में सेकेंड फेज़ का जो है सेकेंड और अंतिम फेज़ का चुनाव होगा। अब ये 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी पुडुचेरी को देखा जाए तो इसमें जो भारत की राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और कई मतलब राज्यों में जो है क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है। तो आप जो है बीजेपी को अगर देखें, पहले बीजेपी की बात करते हैं क्योंकि वो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और भारत के ज़्यादातर राज्यों में उसकी हुकूमत है, सत्ता में है। तो आप देखेंगे अगर मतलब जो है तो केरला में बीजेपी का असर ना के बराबर है, वहाँ सत्ता में वो नहीं आ सकती। वहाँ एलडीएफ यानी कांग्रेस के नेतृत्व में और सीपीआईएम के नेतृत्व में जो है यूडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व में, एलडीएफ जो है वो उस मतलब जो है आपके जो है सीपीआईएम के और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जो है ये दोनों के बीच में मुकाबला होता रहा। हालांकि जो विजयन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनका कामकाज अच्छा है, वो जनता भी संतुष्ट है, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल से वो मुख्यमंत्री हैं और थोड़ी एज भी फैक्टर लगता है। लेकिन बहरहाल वहाँ बीजेपी का 2-4 सीट 5 सीट बीजेपी ला सकती है, लेकिन सत्ता में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी ऐसा लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो है जो असम का चुनाव है तो असम का चुनाव में जो है वहाँ बीजेपी, असम ऐसा राज्य दिखता है जहाँ पे बीजेपी मजबूत दिखती है, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे ऐसा डेमोग्राफिक मतलब जो है इक्वेशन है कि लगभग 34% मुस्लिम आबादी है और 61.5 और 3% क्रिश्चियन वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे पोलराइजेशन ऐसा हो जाता है और बीजेपी ने ख़ास कि उसको और पोलराइज किया कि वहाँ पे सारे हिंदू वोट जो है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इतनी बड़ी तादाद यानी 34 मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता। पिछले 2 इलेक्शन से जो है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ही की सरकार है और इस बार भी जो है लगता है कि वो रिटेन कर लेंगे और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वहाँ पे पोलराइजेशन है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो अजमल की एडीआईएफ है और कांग्रेस के बीच में वो डिवीज़न हो जाता है, तो वो मुस्लिम वोट को कमज़ोर कर देते हैं। और उसके अलावा जो कांग्रेस का दूसरा जो वर्ग है या कम्युनिटी है वो इससे छिटक गई। अदरवाइज़ जो है 61 में से अगर 20% भी बीजेपी वोट हासिल कर ले या कांग्रेस हासिल कर लेती तो वो सत्ता में आ सकती है, लेकिन जो है वो ऐसा कर नहीं पाए। तो यहाँ पे एक लगता है कि एज है बीजेपी को सीधे सीधे। पुडुचेरी में भी बीजेपी का असर नहीं है, वहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश छोटा सा मतलब जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे पॉलिटिकल कोई सिग्निफिकेंस ऐसा है भी नहीं। उसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु की स्थिति इस वक्त बहुत ज़्यादा साफ नहीं नज़र आती। स्टालिन की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती हुई दिखती। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है विजयन जो वहाँ मतलब तमिलनाडु के या इवन कहिए साउथ के बहुत मशहूर कलाकार हैं, उनके राजनीति में हिस्सा लेने से, और इस बार वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, अब बड़े पैमाने पर लड़ रहे हैं। और जैसा शायद आपने देखा भी होगा कि तमिलनाडु में जो है और इवन साउथ में, तमिलनाडु हो या आपको जो है ये तेलंगाना जिसे हम कहते हैं, पहले आंध्र प्रदेश था, वहाँ भी जो है मतलब फिल्मी कलाकारों का बड़ा राजनीति में दबदबा रहा है। और ख़ासकर तमिलनाडु में पहले एमजीआर थे, उसके बाद करुणानिधि का भी संबंध रहा है,
और जयललिता तो थी ही वहाँ, तमिलनाडु की फिल्म एक्ट्रेस बहुत मशहूर, वो लोग बहुत लंबे समय तक वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे। अब जो है फिर जो है विजय के आने की वजह से जो है स्टालिन की जो है डीएमके कम थोड़ा सा जो है डावाडोल हो गई। हालांकि ऐसा लगता है कि जो है, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी का असर नहीं, बीजेपी ने भी जो है अलायंस किया है, मतलब जो है उसको कुछ सीटें मिले, लेकिन बीजेपी का भी यहाँ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है नहीं। वहाँ मुश्किल से जो है 8-10 सीट जीत पाए तो जीत पाए, तो वहाँ स्टेक कुछ उसका है नहीं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर भी वहाँ गए, चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वहाँ पे असर हिस्टोरिकली वहाँ पे नहीं, और इस बार भी कोई बहुत बड़ा कारनामा कर पाएंगे तो ऐसा दिखता नहीं। तो अगर स्टालिन की आई सरकार, नहीं तो ऐसा लगता है कि अगर अपोजिशन में कोई सरकार बनेगा तो गठबंधन की सरकार बनेगी। एडीआईएमके में भी तो मतलब जो है गुट हो गए, तो उसको वो भी अकेले तो मतलब जो है इतनी सीट नहीं ले पाएंगे कि वो सरकार बना ले। न विजय की लगती है कि वो अकेले सीट ले आएंगे, या तो स्टालिन सरकार बनाएंगे, या अगर दूसरी तरफ अगर सरकार बनेगी तो गठबंधन की बनेगी, ऐसा मतलब दिखता है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार तमिलनाडु में हंग असेंबली हो सकती है, कि किसी को भी बहुमत हासिल ना हो, और किसी को भी बहुमत हासिल ना हो तो इसमें अपोजिशन को फ़ायदा हो जाएगा और वो सरकार बना सकती है, या फिर डीएमके किसी का सपोर्ट लेके सरकार बना सकती है। दोनों संभव नहीं है, और हो सकता है कि मतलब जो है स्टालिन को आ जाए मतलब जो है अपनी मेजोरिटी, ये भी संभावना है। अब आते हैं जो है वो वेस्ट बंगाल के चुनाव, जो सबसे ज़्यादा इस बार जो फोकस है मतलब जो है वो वेस्ट बंगाल असेंबली का चुनाव है। यहाँ पे जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने और जो है और उनके जितने मिनिस्टर, ऐसा लग रहा है पूरी दिल्ली से सरकार जाके वेस्ट बंगाल में डेरा डंडा डाले हुए है, और प्राइम मिनिस्टर जो है पूरा पसीना बहा रहे हैं इस गर्मी में। हालांकि राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस वक्त बड़ी कठिन दौर से गुजर रही है, और उसमें जो है ख़ास के जो है ईरान और अमेरिका के बाद जंग के बाद जो अभी सीज़ फायर है, उसके बाद के जो हालात हैं ख़ास के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से वो कहा जाता है कि 20% दुनिया का जो है तेल सप्लाई होता है, उसकी ब्लॉकेट से जो है तमाम महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारे छोटे स्टेट परेशान हैं, और आप उसका असर भारत में भी देख सकते हैं। गैस वगैरह की किल्लत है, काफ़ी कीमत सरकारी तौर पे भी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन आम बाज़ार में जो है उसकी कीमत काफ़ी बढ़ी हुई है। तो इसके बावजूद जो है मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो पूरी सरकार है, केंद्र सरकार जो है वो वेस्ट बंगाल के चुनाव में लगी हुई है। तो क्या मतलब जो है वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जो है 2 टेन्योर से वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री हैं, और इस बार भी लगता है, इस बार आप देखेंगे कि जहाँ भी इलेक्शन हुआ है बम्पर वोटिंग हुई, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु में 84% वोट हुआ है, या असम में भी मतलब जो है 85% लगभग 86% वोट हुए हैं। उसी तरीके से जो है आप जो है अगर यहाँ देखेंगे 79% जो है केरला में वोटिंग हुई है, और वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल जो है इंतहा हो गई 91.78, लगभग 92%। ये बहुत बड़ी तादाद होती है, मतलब ऐसा बहुत, ये डिक्टेटर जहाँ पे डिक्टेटरशिप है वहाँ पे तो देखा कहूँ कि वहाँ पे फ्रॉड इलेक्शन होते हैं। वहाँ कह दिया 90% जी सरकार के फेवर में गया, 95% जी सरकार के फेवर, कोई अपोजिशन होती नहीं, और उनको फ्री एंड फेयर पोल होते नहीं, तो इसलिए वहाँ। लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी, आप यूरोपियन कंट्री देख लीजिए, आप यूनाइटेड स्टेट देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, जापान देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए, जहाँ पे एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, कहीं भी इतना हाई परसेंटेज वोट नहीं होते।
अभी हंगरी में मतलब हालांकि नेशनल असेंबली का वोट हुआ है, तो वहाँ पे बताते हैं कि मतलब जो है पोस्ट कम्युनिस्ट एरा के बाद पहली बार इतना हाई, उसमें भी जो है वहाँ के पे जो प्रेसिडेंट थे 16 साल से वो वहाँ पे सत्ता में थे, ऑर्बेन जो है उनको इस बार हटाया गया। तो इस बार लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया और वो सत्ता से जो है 16 साल के बाद वो हटे। और इसी तरह से ब्रिटेन में 59% जो है नेशनल असेंबली के हाउस ऑफ कॉमन्स के जो इलेक्शन हुए थे, हालांकि वहाँ परसेंटेज ज़्यादा हुए, ड्रॉप हुए, 7% ड्रॉप हुआ है यूके में लास्ट इलेक्शन से, लेकिन वहाँ इंस्टेबिलिटी रही पिछले कुछ। ये हम एक एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहे हैं, इसलिए दिया हमने कि किस तरीके से भारत में जो है राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है। डेमोक्रेसी में माना जाता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा होगा, डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा मैच्योर होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटिंग अधिकार का लोग इस्तेमाल करेंगे और वोट की अहमियत समझेंगे, सरकार बनाने में उनका रोल होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सरकार और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। तो और ये दिखता है वेस्ट बंगाल में। वैसे तो जैसा हमने कहा कि तमिलनाडु और केरला और असम, इन तीनों जगह में पिछली बार से परसेंटेज ज़्यादा वोटिंग, और बंगाल में पहले भी हाई परसेंटेज होते, लेकिन 92% बहुत होते हैं। अब आप लगभग 10 करोड़ आबादी है, मतलब जो है वहाँ पे लगभग 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल में, और कुछ एरिया जो है मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह जो है, और मतलब जो है ये डोमिनेटेड मुस्लिम एरिया, और भी बहुत सब्सटेंशियल आबादी है मुस्लिम की दूसरी। तो ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है वो बीजेपी तो अपनी जी जान लगाए हुए, और उसके कैडर ने जो है वोटर को बाहर करने में कामयाब हुए, और वहाँ पे जो पोलराइजेशन बीजेपी ने करने की कोशिश की है उसका काउंटर पोलराइजेशन भी दिखता है कि जहाँ बीजेपी अपने मतदाताओं को बाहर लाने में सफल रही है, वहीं साथ साथ ये भी दिखता है कि टीएमसी भी, या टीएमसी के वर्कर जो हैं वो भी अपने मतदाताओं को पोलिंग बूथ पे लाने में कामयाब रहे, क्योंकि किसी एक पार्टी की मतलब जो है इतने वोट परसेंटेज इतना हाई नहीं हो सकता। बीजेपी ने पोलराइज किया, टीएमसी ने काउंटर पोलराइज किया। टीएमसी अपने मतदाता को पोलिंग स्टेशन में लाने में कामयाब हुई इधर। तो यहाँ पे मतलब जो है इसलिए थोड़ा मेरे को ममता बनर्जी का ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि जैसे असम है, असम पे एक तरफ पोलराइजेशन दिखता है, ठीक है, ममता बनर्जी का अपना कैडर है, जैसे बीजेपी का अपना कैडर है, बीजेपी टीएमसी का बड़ा स्ट्रॉन्ग कैडर, बहुत एग्रेसिव भी है, मतलब जो है वो दबता नहीं, वो सीपीएम से भी लड़ते रहे और लड़कर उनसे संघर्ष करके ही सत्ता में आए, तो बहुत आसानी से ममता बनर्जी सरेंडर करने वाली नहीं। और ऐसा लगता है कि फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें ममता बनर्जी को एज है। बीजेपी की सीटें तो बढ़ेंगी पिछली बार से 72 वगैरह कुछ थी ऐसी सीट, तो 100 हो जाए, 125 हो जाए, लेकिन वो सत्ता में मुश्किल आना इस बार कि ममता बनर्जी को, हालांकि ये माना जाता है कि हाई परसेंटेज जो वोट होता है वो परिवर्तन का संकेत है, लेकिन ऐसे पिछले कई इलेक्शन हुए जहाँ पे हाई वोटिंग परसेंटेज हुआ, लेकिन नतीजा एकदम विपरीत। आप बिहार का असेंबली का इलेक्शन देखिए, वहाँ 20 साल से नीतीश कुमार थे और वहाँ पे बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतलब इस बार मतदान हुआ है, 69% बिहार की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, और एनडीए को भरपूर वहाँ पे बहुमत मिल गया, 200 से ज़्यादा सीटें ले आई, 243 में। अकेले जो है बीजेपी का गठ बन ले और उसके चीफ मिनिस्टर बने, पहले नीतीश कुमार बने, अब वो बदल के जो है सम्राट चौधरी,
बीजेपी नीतीश कुमार ने थाली में सजा के जो है बीजेपी को सत्ता सौंप दी, जबकि इस बार मतलब जो है नीतीश कुमार को सीट, पिछली बार 42 सीटें थी तब तो वो चीफ मिनिस्टर बने, और इस बार जो है 85 सीट आई तो वो जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, वो पद छोड़ दिया बीजेपी को। वो एक अलग राजनीति, उस पर आज हम डिस्कस नहीं करें। तो उसका दूसरा मिसाल आप महाराष्ट्र की देखिएगा। महाराष्ट्र में भी जो है पिछले इलेक्शन से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहे, और वहाँ कहते हैं कि रात के 10 बजे तक वोटिंग होती रही। ये तो इलेक्शन कमीशन का मतलब जो फेल्योर है कि मतलब 9-9, 10-10 बजे रात तक जो है वोटिंग होती है। ऐसा होता नहीं, लेकिन वही कार्यकर्ता जो वोटर को जो है लास्ट मोमेंट में जो पकड़ कर लाते हैं पोलिंग बूथ पे, तो उससे जो है लेट हो जाता है। तो वो भी जो है महाराष्ट्र भी इलेक्शन, वहाँ पे भी एनडीए फर्नांडिस दोबारा उसको मतलब जो बम्पर बहुमत रही बीजेपी के गठबंधन को, और पूरा सफाया हो गया एकदम। कांग्रेस और उसके शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी थी। तो ये कहना कि जो है हाई परसेंटेज हमेशा परिवर्तन लाता है, लेकिन पीछे कुछ चुनाव से ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं। जैसे कि पिछले इलेक्शन में असम में भी जो हुआ उसमें बीजेपी सत्ता में थी और वो दोबारा सत्ता में आ गई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बस बंगाल में जो मतलब जो है जो 92% लगभग जो वोट पड़े हैं वो परिवर्तन का संकेत देते हैं। दूसरे फेज का चुनाव जो है 29 अप्रैल को है। अब देखिए उसमें क्या भूमिका, या मतलब वोटिंग पे मतदाता का जो वोटिंग बिहेवियर वही रहता है जैसा हमने कहा कि लोकतंत्र में जितना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या जनता की राजनीतिक भागीदारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। और लोकतंत्र की यही ब्यूटी कि लोग अपने मत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और एक साफ सुथरी सरकार बनाएं, और जो है उस सरकार बनाने में जो है उनकी अपनी भूमिका है। तो आने वाले समय में भी नज़र रहेगी इस चुनाव पे, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा 4 मई को काउंटिंग है, तो वो तस्वीर सारी साफ़ हो जाएगी। अभी तो सारी संभावनाओं ही का खेल है। आज के लिए इतने ही, फिर आगे बात करेंगे। नमस्कार।